Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today, we are going to start our new topic, that is Planning and Procedure of Audit. अंकेक्षण की योजना एवं कार्यप्रणाली। किसी भी संस्था का अंकेक्षण यानी ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर को अपने कार्य की एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। इस प्लानिंग को बनाने से पहले ऑडिटर को कई प्रारंभिक बातों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। यदि अंकेक्षक के लिए उस संस्था का यह फर्स्ट ऑडिट अगर नहीं है तो उसे संस्था के बारे में बहुत सी नॉलेज जो है वो पहले से ही प्राप्त होती है। वह इस संस्था संबंधी ऑडिट वर्किंग पेपर्स की फाइल को निकालेगा और उसकी स्टडी करेगा तथा अपने कार्य की वो प्लानिंग तैयार करेगा। इस प्रकार योजना तैयार करने को ही अंकेक्षण कार्यक्रम यानी ऑडिट प्लानिंग कहा जाता है। जब कोई अंकेक्षक किसी संस्था का नया अंकेक्षण प्रारंभ करने वाला यानी फर्स्ट टाइम अगर वो उसकी ऑडिट करने जा रहा है तो उसे बहुत सी नॉलेज जो है वो प्राप्त करनी होती है, जो मतलब अग्र प्रकार है। इसमें फर्स्ट है कार्यक्षेत्र यानी स्कोप ऑफ वर्क यानी उसे कितना वर्क करना है। तो अंकेक्षक कितना कार्य करे और किस कार्य को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे और किसको कम, यह सब स्कोप ऑफ वर्क यानी ऑडिट या अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र में आता है। सर्वप्रथम इसका निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वैधानिक अंकेक्षण यानी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है जो कंपनीज में करवाई जाती है, उसमें तो कार्यक्षेत्र विधान द्वारा यानी लॉ में डिस्क्राइब होता है और समझौते द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर कोई कंपनी उस कार्य से अतिरिक्त कार्य अंकेक्षण में करवाना चाहती है तो उसे जो एक एग्रीमेंट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, किंतु उसे कम नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइवेट ऑडिट में जो है एग्रीमेंट के द्वारा कार्यक्षेत्र का निर्धारण करना जो हमेशा लाभदायक होता है। यह लिखित समझौता द्वारा तय होना चाहिए ताकि भविष्य में स्कोप से रिलेटेड कोई भी जो है वो डाउट नहीं हो कि हम आपने इतना कार्य बोला था और ऑडिटर ने कम कार्य किया है। तो इसके उदाहरण जो है एफएल बनाम आनंद डेक्स्टर एंड कंपनी और लीच बनाम स्टोक्स के जो केसेस हुए हैं उनमें इस तरह के मामले सामने आए हैं। अब कार्यक्षेत्र का निर्धारण करते समय प्रायः अंकेक्षक को अंकेक्षण का उद्देश्य यानी किस पर्पस के लिए ऑडिट की जा रही है, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए गए निर्देश यानी जो है उसके एम्प्लॉयर ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए यानी किन किन चीज़ों की कंपल्सरीली ऑडिट करनी है, पारस्परिक समझौते, विधान तथा संस्था के नियम आदि बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। अब सेकंड जो उसको नॉलेज में रखना चाहिए वो है संस्था के विषय में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन यानी उस संस्था के स्पेशल क्वालिटीज़ क्या क्या है उसका उसको नॉलेज होना चाहिए। तो अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के पश्चात अंकेक्षक को उस संस्था के विषय में निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है व्यवसाय की विशेषता यानी टेक्निकल फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस, जिसकी वो ऑडिट करने जा रहा है उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है। एक सफल अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक है कि अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व व्यवसाय की विशेषताओं को भली प्रकार समझ ले कि उस बिजनेस के क्या स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे किसी वस्तु का क्रय विक्रय, किस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है यानी परचेज सेल या डीलिंग किस वस्तु की जाती है, व्यवसाय की स्थायी संपत्ति और अस्थायी संपत्तियों का क्या स्वभाव है, व्यवसाय में किन किन मदों से रोकड़ प्राप्त की जाती है यानी कैश के सोर्सेज क्या क्या है और किन किन मदों पर एक्सपेंसेस की जाती है आदि। अब सेकंड है पुस्त पालन की प्रणाली यानी उसमें बुक कीपिंग के लिए कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। अंकेक्षक को यह भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि बुक कीपिंग के लिए व्यवहार में कौन सी प्रणाली उस संस्था में पाई जाती है, यानी महाजनी बही सिस्टम है या अंग्रेजी पद्धति है। अब खाता बही जो है वह स्वकीय संतुलन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम पर रखी गई है अथवा नहीं। प्राय पुस्त पालन के लिए तो दोहरा लेखा सिद्धांत जो है वो
मतलब सबको उनका नॉलेज है, सर्वविदित है, किंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुसार पुस्तपालन की अलग अलग विधियां अपनाई जा सकती है। अतः ऑडिटर को इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। थर्ड है पुस्तकों की सूची, यानी कौन कौन सी बुक्स जो है वो संस्था द्वारा मेंटेन की जा रही है। संस्था के द्वारा आर्थिक व्यवहारों के लेखों के लिए रखी गई पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए, यानी कौन कौन सी बुक्स, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, कौन सी बुक्स जो है वो संस्था मेंटेन करती है। और वैधानिक एवं आंकड़ों संबंधी पुस्तकों की भी सूची बना लेनी चाहिए, यानी अगर उनमें कोई एसेट से रिगार्डिंग कोई अलग सेपरेट बुक है, स्टॉक रजिस्टर है, तो ये सारी की सारी उसको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि क्या संस्था में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो है वो प्रोसेस लागू किया गया है अथवा नहीं। यदि लागू की गई है तो वह सिद्धांततः और व्यवहारतः ठीक है या नहीं है। उसकी कमजोरियों को समझने की अंकेक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि उसकी वीकनेसेस क्या है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आंतरिक नियंत्रण में भी आंतरिक निरीक्षण का विशेष अध्ययन करना चाहिए, यानी कि इंटरनल कंट्रोल में भी इंटरनल चेक सिस्टम जो है बराबर है या नहीं है, यानी एक व्यक्ति का काम दूसरा पर्सन प्रॉपरली चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आंतरिक अंकेक्षण यदि होता है तो उसकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, यानी इंटरनल ऑडिट भी अगर उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो मेन ऑडिट जो है वो टेस्ट चेकिंग के बेस पर भी की जा सकती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों का कार्य विभाजन। अंकेक्षक को यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि व्यवसायिक के कर्मचारियों में कार्य का विभाजन यानी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कौन कौन व्यक्ति किन किन पुस्तकों को रखते हैं, यानी किस पर्सन के पास में कौन सी बुक लिखने का राइट्स है आदि। नेक्स्ट है पिछले वर्ष का लाभानी खाता एवं चिट्ठा। यदि संस्था अगर पुरानी है, पहले से वर्किंग कर रही है, तो ऑडिटर को नियोक्ता से लास्ट ईयर के जो है स्टेटमेंट यानी लास्ट ईयर का जो है P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो है उनकी कॉपी रिसीव करनी चाहिए, तथा पिछले वर्ष की जो है अंकेक्षण रिपोर्ट जो है वह भी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि पिछली रिपोर्टों में किन किन बातों को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है संस्था के उपनियम, यानी उनके कोई जो है सब रूल्स होते हैं उनकी भी कॉपी उसे लेनी चाहिए। संस्था के संबंध में यदि कोई नियम या अंतर नियम हो तो उन्हें भी प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे अगर साझेदारी संस्था है तो उनमें पार्टनरशिप डीड की कॉपी, कंपनी है तो उनमें अंतर नियम की कॉपी, ये सब प्राप्त की जा सकती है। अब थर्ड मेन पॉइंट जो है अन्य बातों के संबंध में जानकारी, यानी नॉलेज रिगार्डिंग अदर थिंग्स। तो उपर्युक्त बातों की जानकारी के अतिरिक्त अंकेक्षक को निम्नलिखित बातों के संबंध में और जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिनमें फर्स्ट है चालू अंकेक्षण कराया जाएगा या सामयिक अंकेक्षण, यानी कंटिन्यूअस ऑडिट करनी है या पीरियोडिक ऑडिट करनी है। क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट में तो ऑडिटर का स्टाफ पूरे साल भर उसके बिजनेस में रहता है और वो ऑडिट मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। और सामयिक ऑडिट में एक पीरियड की ऑडिट यानी एक निश्चित समय की ऑडिट करवाई जाती है, तो ये उसे मालूम करना चाहिए कि कौन सी ऑडिट संस्था में करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि अंतरिम अंकेक्षण कराना हो यानी इंटरनल ऑडिट, अगर इंटरिम ऑडिट करानी हो तो वैसी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, यानी वर्ष समाप्त होने से पहले यदि संस्था बीच में कोई ऑडिट करवाना चाहती है तो उसकी जानकारी उसे प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है सामयिक अंकेक्षण की स्थिति में अंकेक्षण आर्थिक वर्ष के तुरंत बाद प्रारंभ किया जाएगा या कितनी अवधि के बाद में, यानी कितने जो है टर्म के बाद ऑडिट वर्क स्टार्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट है ऑडिटर का रेम्युनरेशन क्या होगा। ये सब बातें जो है वो प्रारंभ में एक लिखित समझौते रिटर्न एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड होना चाहिए, ताकि ऑडिटर्स के रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग या अदर मैटर्स को लेकर जो है बाद में कोई झगड़े उत्पन्न न हो आदि। थैंक यू।